Hello and welcome to Chandigarh Civil Services, guys. We are here with our second video of Polity Current Affairs. हम आज एक 5 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो we think या we anticipate are important for your prelims point of view. तो देखते हैं टॉपिक्स. हमारा फर्स्ट टॉपिक है नेशनल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज. सेकंड टॉपिक इज प्रेसिडेंट्स रूल. थर्ड टॉपिक इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. फोर्थ टॉपिक है सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है जो आर्टिकल 355 है. और फिफ्थ टॉपिक है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट. तो हमने 5 टॉपिक्स एट ब्रेथ डिस्कस करने हैं. लेट्स स्टार्ट. पहला इज नेशनल पार्टी. ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज यू शुड नो कि आम आदमी पार्टी जो आप है, आम आदमी पार्टी रिसेंटली उनको क्राइटेरिया दे दिया गया है किसका? नेशनल पार्टी का. इससे पहले वो क्या थी? स्टेट पार्टी. अब वो क्या बन गई है? नेशनल पार्टी. और सेकेंडली ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, आज से पहले हमारे पास कितनी नेशनल पार्टीज थी? 8. अब कितनी रह गई हैं? 6. तो 2 पार्टीज का हमने नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया चेंज करके उनको स्टेट पार्टीज में कन्वर्ट कर दिया है. सो लेट्स सी कि ये जो नेशनल पार्टीज का क्राइटेरिया है ये कौन देता है और ये कौन डेजिग्नेट करता है. इट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एक हैंडबुक निकालते हैं जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन सिंबल्स 2019. लास्ट टाइम निकली थी हैंडबुक जो क्राइटेरिया मेंशन करती है टू बी अ नेशनल पार्टी. सो लेट्स सी व्हाट आर द 3 कंडीशंस कि इन तीनों में से आप कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर लो और आपका जो क्राइटेरिया है वो स्टेट पार्टी से शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा? नेशनल पार्टी. पहला है अगर एक पार्टी रिकॉग्नाइज्ड है इन 4 और मोर स्टेट्स. अगर कोई पार्टी 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स में रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, लोग जानते हैं कि ये पार्टी एग्जिस्ट कर रही है और ये पार्टी काम कर रही है, तो उस पार्टी को क्या बोलेंगे? नेशनल पार्टी. अदरवाइज और अगर किसी कैंडिडेट ने 6% of the total valid votes in at least 4 states secure किए हैं in the लोकसभा इलेक्शंस या असेंबली इलेक्शंस और साथ में उस पार्टी के पास 4 एमपीज हैं लोकसभा में, तो उस पार्टी को क्या बोलेंगे? नेशनल पार्टी. अगर 6% वैलिड वोट्स जो रिसेंट लोकसभा के इलेक्शंस हुए हैं और असेंबली के इलेक्शंस हैं उसमें किसी कैंडिडेट ने सिक्योर की हैं और इसके साथ उसके पास उस पार्टी के पास 4 सीट्स हैं लोकसभा में, देन दैट पार्टी विल बी कॉल्ड एज अ नेशनल पार्टी. अगर ये भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता तो लास्ट क्राइटेरिया है कि अगर किसी पार्टी ने एटलीस्ट 2% ऑफ द टोटल सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम 3 डिफरेंट स्टेट्स वन की हैं, तो उस पार्टी को क्या बोलेंगे? नेशनल पार्टी. तो आपने याद रखना है कि लोकसभा की जब बात होगी तो हम बात करें नेशनल पार्टी की. जब हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करेंगे तो हम किस चीज की बात करेंगे? स्टेट पार्टी की. सेकेंड देखते हैं हाउ टू बी अ स्टेट पार्टी. फॉर दिस वी हैव टू सी देयर आर 5 प्रिंसिपल्स. इन पांचों में से अगर कोई भी आपने एक प्रिंसिपल फुलफिल कर लिया तो यू कैन बी अ स्टेट पार्टी. पहला क्या है कि अगर आपने 6% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड इन द स्टेट एट अ जनरल इलेक्शन टू द रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर आपने विन की है और उसके साथ आपके पास 2 सीट्स हैं सेम असेंबली में, तो आपकी पार्टी को स्टेट पार्टी बोलेंगे. कि आपने जो स्टेट का इलेक्शन है अगर तो उसमें किसी कैंडिडेट ने या किसी पार्टी ने 6% वोट्स विन की हैं और साथ में 2 सीट्स उसके पास उस असेंबली में है, देन दैट पार्टी विल बी कॉल्ड एज अ स्टेट पार्टी. अगर ये फुलफिल नहीं होता तो सेकंड क्राइटेरिया क्या है? अगर किसी पार्टी ने 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स इन द स्टेट जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा विन की हैं और उसके पास 1 सीट है लोकसभा में, तो उस पार्टी को क्या बोलेंगे? स्टेट पार्टी. हमने पहले कहा है कि असेंबली की बात की है. सेकंड हमने बोला है कि अगर 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स आपके जनरल इलेक्शन टू लोकसभा में आपके पास हैं सीट्स और साथ में आपके पास 1 सीट है लोकसभा में, तो वो पार्टी क्या बन जाएगी? स्टेट पार्टी. अगर ये भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता देन वी हैव द थर्ड कंडीशन. हमने बोला कि अगर किसी पार्टी की 3% सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में एट अ जनरल इलेक्शन और साथ में 3 सीट्स हैं उसके पास असेंबली में, इसका मतलब क्या है कि या तो आपने 3% सीट्स विन की हैं पूरी असेंबली में टोटल, या फिर आपके पास क्यूमुलेटिवली 3 सीट्स हैं उस असेंबली में, जो ज्यादा होगी तो उस पार्टी को क्या बोलेंगे? स्टेट पार्टी. फोर्थ है अगर पार्टी इफ पार्टी विंस 1 सीट इन द लोकसभा फॉर एवरी 25 सीट्स और एनी फ्रैक्शन देयरऑफ अलॉटेड टू द स्टेट एट अ जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा फ्रॉम द स्टेट कंसर्न. अगर पार्टी एक रेशो में दैट इज 1:25 अगर पार्टी 1 सीट लोकसभा में विन करती है टू 25 सीट्स अलॉटेड फ्रॉम दैट स्टेट, तो उस पार्टी को क्या बोलेंगे? स्टेट पार्टी. और लास्ट है अगर एक पार्टी 8% of the total valid votes polled in the state general election to the Lok Sabha from the state, अगर वो 8% of the total votes secure करती है जनरल इलेक्शन टू लोकसभा में, तो उस पार्टी का क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? स्टेट पार्टी. सो आपने देखना कि नेशनल पार्टी के लिए वी हैव 3 कंडीशंस एंड फॉर स्टेट पार्टी वी हैव 5 कंडीशंस.
अगर कोई पार्टी इन पांचों कंडीशंस को फुलफिल करती है या पांच में से किसी भी एक कंडीशन को फुलफिल करती है, देन द पार्टी विल बी कॉल्ड अ स्टेट पार्टी। अगर पार्टी तीन कंडीशन जो नेशनल पार्टी की है उसमें से कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल करती है, देन द पार्टी विल बी कॉल्ड नेशनल पार्टी। अब आपके ऊपर है, आपको पता होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी ने कैसे अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाया है फ्रॉम अ स्टेट पार्टी टू अ नेशनल पार्टी, कि कौन से 4 स्टेट्स में आम आदमी पार्टी वाज देयर, एंड दैट इज व्हाई इट हैज बैग्ड द सिंबल या इट हैज बैग्ड द टाइटल ऑफ बीइंग अ नेशनल पार्टी। सेकंड हमारे पास है प्रेसिडेंट्स रूल, आर्टिकल 356। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, या ये आर्टिकल है जो टाइम एंड अगेन बार बार इंप्लीमेंट हुआ है, यूज हुआ है, बिकॉज हमारे पास एक डॉक्ट्रिन है, उसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या बोलती है? वो कहती है कि जो पॉलिटिकल पावर है, जो पॉलिटिकल पावर है, दैट इज द ओनली पावर जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसीलिए हमारे पास 3 ऑर्गन्स है, वन इज लेजिस्लेचर, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी। इन तीनों ऑर्गन्स को वी हैव गिवन डिफरेंट सेट ऑफ पॉलिटिकल पावर्स। ये एक दूसरे के डोमेन में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है उसको जो हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड स्टेट्स, उसको रिस्पेक्ट करेंगे और उसको फॉलो करेंगे। तो जब ये फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर वायलेट होता है और फेडरल से हम यूनिटरी फॉर्म में अपने आप को चेंज करते हैं, तो हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट्स रूल लग गया है। इसके लिए आर्टिकल 356 यूज किया है। हमें पता होना चाहिए कि जो प्रेसिडेंट रूल है ये प्रीवियसली कहां मेंशन था बिफोर इंडिपेंडेंस। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में एज इन द फॉर्म ऑफ सेक्शन 93 प्रेजेंट था। इसके अंदर क्या होता है कि प्रेसिडेंट रूल एक स्टेट के अंदर लगता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। जब किसी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है, देन प्रेसिडेंट्स रूल इज इन्वोक्ड। आप देखेंगे कि किस टाइप का होता है, कितने टाइप्स का होता है। तो प्रेसिडेंट रूल इज ऑफ 2 टाइप्स। प्रेसिडेंट का जो रूल है वो 2 टाइप्स का है। पहला है कि या तो प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट मिलती है कहां से, स्टेट के गवर्नर से, कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, या प्रेसिडेंट विदाउट रिपोर्ट उसको लगता है, वो पर्सनली सैटिस्फाइड होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने फंक्शंस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती, तो प्रेसिडेंट रूल इंपोज हो जाता है। सेकंड है, एज पर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल इज इंपोज्ड इन एनी स्टेट अगर वो डायरेक्शन जो सेंटर देता है उसको कंप्लाई नहीं करता है। इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई स्टेट यूनियन गवर्नमेंट की डायरेक्शंस को कंप्लाई नहीं करता है या उसको फॉलो नहीं करता है, कौन सी कोई भी या ऑल द डायरेक्शंस, तो उस स्टेट को हम बोलते हैं कि वो स्टेट यूनियन के साथ काम नहीं करना चाहता इन सिंक्रोनाइजेशन, देन प्रेसिडेंट्स रूल विल बी इंपोज्ड। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोसीजर क्या है प्रेसिडेंट्स रूल का। प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल इज मैंडेटरी। पहले पार्लियामेंट की अप्रूवल होगी, उसके बाद ये रूल लगेगा किसी भी स्टेट में, इन एनी स्टेट। द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल शुड बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज। उन्होंने पूछा है या बोला कि पार्लियामेंट का मतलब क्या है, क्या लोकसभा या राज्यसभा, तो बोला कि बोथ द हाउसेज, बोथ द हाउसेज। जब दोनों हाउस दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा विल अप्रूव कि हाँ जी अब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है या स्टेट कंप्लाई नहीं कर रहा यूनियन गवर्नमेंट के साथ, तो प्रेसिडेंट रूल लगेगा। और ये जो प्रेसिडेंट रूल है ये अप्रूवल इसको कितने मंथ्स में देना है, 2 मंथ्स में देना है विद सिंपल मेजॉरिटी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर प्रेसिडेंट रूल लग गया, अभी पार्लियामेंट ने ये अप्रूव नहीं किया, तो पार्लियामेंट किस टाइम फ्रेम में अप्रूव करेगा, तो पार्लियामेंट इसको विद इन 2 मंथ्स अप्रूव करेगा, एंड दैट थ्रू अ सिंपल मेजॉरिटी। अगर ये अप्रूव हो गया तो प्रेसिडेंट रूल विल कंटिन्यू, अगर अप्रूव नहीं हुआ तो प्रेसिडेंट रूल विल नॉट कंटिन्यू। सेकंड बोला है कि जब प्रेसिडेंट रूल लगता है इनिशियली तो वो 6 मंथ्स के लिए लग सकता है, लेटर ऑन इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 3 इयर्स। 3 इयर्स तक एक्सटेंड हो सकता है विद पार्लियामेंट्री अप्रूवल एवरी 6 मंथ्स। इसका मतलब क्या है कि फॉर सपोज जनवरी में प्रेसिडेंट रूल लगा तो ये जून तक कंटिन्यू करेगा। अगर जून के बाद पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज ने इसको अप्रूवल दे दिया थ्रू सिंपल मेजॉरिटी, तो ये नेक्स्ट मंथ 6 मंथ्स दैट इज टिल दिसंबर इट विल कंटिन्यू। अगर दिसंबर के बाद फिर जनवरी में अप्रूवल हो गया तो फिर ये नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए कंटिन्यू करेगा। फॉर सपोज 2023 में प्रेसिडेंट रूल लगा था तो मैक्सिमम कब तक कंटिन्यू कर सकता है, 2026 तक, सिर्फ 3 साल के लिए। तो हमने ये इसके अंदर देखा है। नेक्स्ट है जी कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है प्रेसिडेंट रूल के लिए, कि व्हाट आर द कॉन्स्ट्रेंट्स। फॉर कॉन्स्ट्रेंट्स वी विल सी कि जो 44th अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉट इन सम कॉन्स्ट्रेंट्स। उन्होंने बोला कि प्रेसिडेंट रूल आर्बिट्रेरी नहीं लगेगा, यू हैव टू सी कि इसके लिए रीजनेबली ग्राउंड्स सेटिस्फाई करते हैं नहीं करते हैं।
उन्होंने पहला बोला कि ये तभी लगेगा जब नेशनल इमरजेंसी हो इंडिया में। नेशनल इमरजेंसी कब होती है? आर्टिकल 352 के थ्रू। सेकंड उन्होंने बोला कि जो प्रेसिडेंट रूल है इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 1 ईयर, कि एक साल से ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेगा। अगर एक साल से ज्यादा एक्सटेंड कर रहा है तो उसके लिए नेशनल इमरजेंसी होना बहुत जरूरी है। और सेकंड बोला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सर्टिफाई करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल सर्टिफाई कि प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए ग्राउंड सफिशिएंट है, कि हम उस स्टेट में इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं, उस जो स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है अभी वो वायबल नहीं है काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए, तभी प्रेसिडेंट्स रूल लगेगा, नहीं तो प्रेसिडेंट्स रूल नहीं लगेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 356। थर्ड हमारे पास है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यू शुड नो जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट एक है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1941 में ये एस्टैब्लिश हुई थी ऑर्गेनाइजेशन टू इन्वेस्टिगेट द केसेस ऑफ करप्शन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। ये करप्शन केसेस के लिए एस्टैब्लिश की गई थी, जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे करप्शन केसेस है उसके लिए। उसके बाद संथनम कमेटी ऑन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन रेकमेंडेड कि सीबीआई बनाई जानी चाहिए, उसको एस्टैब्लिश जाना चाहिए फॉर्मल सेंस में। तो सीबीआई फॉर्म हुई एक रेजोल्यूशन से, किसके रेजोल्यूशन से? होम मिनिस्ट्री के, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक रेजोल्यूशन पास किया और सीबीआई को एस्टैब्लिश किया। तो इसमें तीन चीजें हैं कि पहले कब थी 1941 में, क्यों थी? जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, वर्ल्ड वॉर 2 है, इस टाइम पे जो करप्शन चार्जेस हैं उसको स्टडी करने के लिए। उसके बाद संथनम कमेटी आई जिसने बोला कि सीबीआई को हमें एस्टैब्लिश करना है फ्री इंडिया में, उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास किया गया। रेजोल्यूशन किसने पास किया? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो सीबीआई किसके अंडर है? सीबीआई इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उसके बाद आफ्टर दैट मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल टुक ओवर द चार्ज ऑफ सीबीआई, और अब सीबीआई वर्क्स एज एन अटैच्ड ऑफिस टू मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल। तो ये इसकी अगर हम टाइमलाइन देखेंगे 1941 ये एस्टैब्लिश हुई, उसके बाद संथनम कमेटी आई, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक रेजोल्यूशन पास हुआ, और आज ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के साथ एक अटैच्ड ऑफिस के थ्रू काम करती है। और ये 4 तरह के केसेस हैंडल करती है, जो स्पेशल क्राइम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, या कोई इकोनॉमिक क्राइम हुआ है, या एंटी करप्शन क्राइम हुआ है, या सो मोटो केसेस, मतलब कोई स्पेशल क्राइम होता है तो हम सीबीआई को अपॉइंट करते हैं। अगर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस है कि किसने कोई घपला कर लिया पैसे का, तो सीबीआई कैन कम एंड इन्वेस्टिगेट। थर्ड है कि एंटी करप्शन केसेस के लिए भी सीबीआई वर्क्स। और फोर्थ है सो मोटो केसेस, कि सीबीआई अपने आप अपनी मन मर्जी से किसी भी केस को पिक एंड चूज कर सकती है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उसके ऊपर वर्क करेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट सीबीआई। आपको टाइमलाइन पता होनी चाहिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सीबीआई की रेट्स बढ़ती हैं, और जैसे 2 डेज बैक या 3 डेज बैक इन्होंने एक मिनिस्टर को पकड़ा है ऑन द चार्जेस ऑफ करप्शन, तो सीबीआई इज एक्टिंग वेरी प्रोएक्टिवली इन टुडेज टाइम। नेक्स्ट हमारे पास है सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट, जो आर्टिकल 355 है। सी आर्टिकल 355 इज अ वेरी यूनिक केस। ऐसा नहीं है कि ये 355 फर्स्ट टाइम हम इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये आज से पहले इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। 355 हैज बीन इन न्यूज और ये बार बार इंप्लीमेंट होता है। पर ये आज क्यों स्पेशल केस है? बिकॉज यू शुड नो कि सेंटर में सरकार कौन सी है? बीजेपी। और ये इंप्लीमेंट कहां कर रहे हैं हम इसको? मणिपुर में। मणिपुर में स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है? बीजेपी। तो फर्स्ट टाइम हुआ है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेम पार्टी जो स्टेट में उसके अगेंस्ट 355 इंपोज कर दिया है। तो दिस इज अ यूनिक केस। नहीं तो आज से पहले क्या होता था कि सेंटर और स्टेट में गवर्नमेंट्स डिफरेंट होती थी, तो 355 मिसयूज एंड यूज होता था। पर इट इज अ यूनिक केस कि एक सेंटर में भी सेम गवर्नमेंट है, स्टेट में भी सेम गवर्नमेंट है, बीजेपी एंड बीजेपी। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ही ऑर्गन जो उसकी स्टेट में है उसके अगेंस्ट इसको इंपोज कर दिया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 से में मेंशन था और वहीं से इसको यूज कर रहे हैं। इस आर्टिकल के थ्रू क्या करते हैं? इस आर्टिकल के थ्रू जो यूनियन गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करती है। किन किन केसेस में? या तो इंटरनल डिस्टर्बेंस है या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन है। In 2 cases, the union government protects the state government either for internal disturbance or external aggression. अगर आप देखोगे मैप ऑफ इंडिया तो मणिपुर इज एट द एक्सट्रीम एंड, उसके साथ म्यांमार स्टार्ट होता है। तो मणिपुर में एक्सटर्नल अग्रेशन भी हो सकती है और इंटरनल डिस्टर्बेंस भी हो सकती है। पर जो आज के टाइम में हमने ये आर्टिकल इन्वोक किया, हमने किया क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब का जो स्टेटस है, मेती ट्राइबल पॉपुलेशन है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए हमने 355 इन्वोक किया है। तो यू शुड नो कि 355 कब इन्वोक होता है? या तो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस या एक्सटर्नल अग्रेशन या इंटरनल डिस्टर्बेंस। सेकेंडली
ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट यूज किया है, और सेंट्रल और स्टेट में दोनों में सेम गवर्नमेंट्स हैं। और लास्ट हमारे पास है जी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जितना हैवी नेम है उतनी ही हैवी वर्किंग है। 1947 से ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के थ्रू काम कर रहा है। ये हैंडल करता है कौन से इकोनॉमिक ऑफेंसेस को या उन ऑफेंसेस को जो जिनका इकोनॉमिक नेचर बहुत बड़ा है। एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड कि जो ये है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स 1956 में एज एन इकोनॉमिक यूनिट स्टैब्लिश हुई थी। उसके बाद इसको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेशन में 1960 में शिफ्ट कर दिया था, और 1957 में हमने इसका नाम चेंज करके रखा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज द ओनली ऑफिस कह सकते हैं या एस्टैब्लिशमेंट कह सकते हैं जहां पे आईएएस, आईपीएस एंड आईआरएस ऑल वर्क टुगेदर। इट हैज अराउंड 2000 ऑफिसर्स आज के टाइम पे, और यहाँ पे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस तीनों ही आते हैं और तीनों ही काम करते हैं। हम देखते हैं जो ईडी है वो किसके अंदर है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बिकॉज ये इकोनॉमिक ऑफेंसेस देखता है। सेकंड है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, इसके हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है, पर इसके रीजनल ऑफिसेस भी हैं। थर्ड है कि जो इसका हेडक्वार्टर, इट इज हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट हु इज एन इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर। तो फर्स्ट टाइम होगा कि इसके अंदर आईएएस भी है, आईपीएस भी है, पर इसको हेड कौन कर रहा है, आईआरएस ऑफिसर हेड कर रहा है। तो ये तीन फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये टू टाइप्स के केसेस देखता था पहले, दैट इज फेमा एंड पीएमएलए, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और आपका है फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट। ये टू टाइप के केसेस देखता है। इसके हेडक्वार्टर दिल्ली में है, इनका रीजनल ऑफिसेस कहाँ पे, मुंबई में है, चेन्नई में है, चंडीगढ़ में है, कोलकाता में और दिल्ली में है। मतलब स्पेशल हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली, और 5 रीजनल क्वार्टर्स हैं कहाँ पे, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता एंड दिल्ली। इसके अंदर तीनों टाइप के सर्विसेज आती हैं, आईएएस, आईपीएस एंड आईआरएस। सो दिस वाज ऑल अबाउट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज वेरी एक्टिव इन टुडे सिनेरियो। लास्ट 3-4 ईयर से अगर देखें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बहुत प्रोएक्टिवली काम कर रहा है और लोगों को पकड़ रहा है जो करप्शन करते हैं, जो चार्जेस कर रहे हैं पीएमएलए, एफएमए या फेमा के लिए। तो ये 5 टॉपिक्स हमने सेग्रीगेट किए थे। आपका नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी, सीबीआई, आर्टिकल 356, आर्टिकल 355 और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये हमें लगता है कि दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस ईयर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू सो मच, एंड वी वुड बी कमिंग विद नेक्स्ट 5 टॉपिक्स कि कौन से और 5 टॉपिक्स हैं, कौन से 10 टॉपिक्स और हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।